वकील, किसी को ऐसी क्या गरज पड़ी है कि तुम्हारी मुंह पर तुम्हारी शिकायत करे और तुमसे बैर मोल ले। तुम तो दो चार साथियों को लेकर उसके घर की खपड़ेल फोड़ते फिरो। मुझे इस किस्त की शिकायत एक आदमी ने नहीं, कई आदमियों ने की है, और कोई वजह नहीं है कि मैं अपने दोस्तों की बात पर विश्वास न करूं। मैं चाहता हूं कि तुम स्कूल में ही रहा करो। मासाराम ने मुंह गिराकर कहा, मुझे वहां रहने में कोई आपत्ति नहीं है, जब से कहिए चला जाऊं। वकील, तुमने मुंह क्यों लटका लिया? क्या वहां रहना अच्छा नहीं लगता? ऐसा मालूम होता है मानो वहां जाने के भय से तुम्हारी नानी मरी जा रही है। आखिर बात क्या है, वहां तुम्हें क्या तकलीफ होगी? मासाराम ने छात्रालय में रहने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन जब मुंशी जी ने यह बात कह दी और इसका कारण पूछा, सो वह अपनी झेप मिटाने के लिए प्रसन्नचित्त होकर बोला, मुंह क्यों लटकाऊं? मेरे लिए जैसे बोर्डिंग हाउस तकलीफ भी कोई नहीं, और हो भी तो उसे सह सकता हूँ। मैं कल से चला जाऊंगा। हाँ, अगर जगह खाली ना हुई तो मजबूरी है। मुंशी जी वकील थे, समझ गए कि यह लौंडा कोई ऐसा बहाना ढूंढ रहा है जिससे मुझे वहां जाना भी ना पड़े और इल्जाम भी सिर ना आए। बोले, सब लड़कों के लिए जगह है, तुम्हारे लिए जगह ना होगी? मासाराम, कितने ही लड़कों को जगह नहीं मिलती, और वो बाहर किराए के कमरे में पड़े हुए हैं। अभी बोर्डिंग हाउस में एक लड़के का नाम कट गया था तो 50 अर्जियां आई थी। वकील साहब ने ज्यादा तर्क वितर्क न करना उचित नहीं समझा। मासाराम को कल तैयार रहने की आज्ञा देकर अपनी बग्गी तैयार कराई और सैर करने चले गए। इधर कुछ दिनों से वह शाम को प्रायः सैर करने जाया करते थे। किसी अनुभवी प्राणी ने बताया कि दीर्घ जीवन के लिए इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं था। उनके जाने के बाद मासाराम आकर रुक्मणी से बोला, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी ने मुझे कल से स्कूल में रहने को कहा है। बाबूजी ने मुझे कल से स्कूल में रहने को कहा है। रुक्मणी ने विस्मित होकर पूछा, क्यों? मासाराम, मैं क्या जानूं? कहने लगे कि तुम यहाँ आवारों की तरह इधर उधर घूमते फिर रहे हो। रुक्मणी, तूने कहा नहीं कि मैं कहीं नहीं जाता। मासाराम, क्यों? मासाराम, कहा क्यों नहीं, मगर वह जब माने भी। रुक्मणी, तुम्हारी नई अम्मा जी की कृपा होगी, और क्या। मासाराम, नहीं बुआ जी, मुझे उन पर संदेह नहीं। वह बेचारी भूल से भी कभी कुछ नहीं कहती। कोई चीजें मांगने जाता हूँ तो तुरंत उठाकर दे देती हैं। रुक्मणी, तू यह त्रिया चरित्र क्या जाने, या उन्हीं की लगाई हुई आग है। देख, मैं जाकर पूछती हूँ। रुक्मणी झल्लाई हुई निर्मला के पास जा पहुंची। उसे आड़े हाथ लेने को, कांटों में घसीटने का, तानों से छेदने का, रुलाने का सुअवसर वह हाथ से जाने न देती थी। निर्मला उसका आदर करती थी, उनसे दबती थी, उनकी बातों का जवाब तक न देती थी। वह चाहती थी कि यह सिखावन की बात कहे, जहाँ मैं भूलूं वहाँ सुधारे, जब कामों की देख रेख करती रहे, पर रुक्मणी उनसे तनी हुई रहती थी। निर्मला चारपाई से उठकर बोली, आइए दीदी, बैठिए। रुक्मणी ने खड़े खड़े कहा, मैं पूछती हूँ, क्या तुम सबको घर से निकाल कर अकेले ही रहना चाहती हो? निर्मला ने कतार भाव से कहा, क्या हुआ दीदी जी, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। रुक्मणी, मासाराम को घर से निकाले देती हो, तिस पर कहती हो मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। क्या तुमने
इतना भी देखा नहीं जाता। निर्मला, दीदी जी, तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी आंखें फूट जाएं अगर उसके विषय में मुंह तक खोला तो। रुक्मणी, क्यों व्यर्थ कस्में खाती हो? अब तक तोताराम कभी लड़के से नहीं बोलते थे। एक हफ्ते के लिए मासाराम अपनी ननिहाल चला गया था तो इतने घबराए कि खुद जाकर लिवा लाए। अब इसी मासाराम को घर से निकालकर स्कूल में रखे देते हैं। अगर लड़के का बाल भी बांका हुआ तो तुम जानोगी, वह कभी बाहर नहीं रहा। उसे न खाने की सुध रहती है न पहनने की। जहाँ बैठता है वहीं सो जाता है। कहने को तो जवान हो गया है, पर स्वभाव का बालकों सा है। स्कूल में उसकी मरण हो जाएगी। वह किसे फिक्र है कि इसने खाया या नहीं, कपड़े उतारे, कहाँ सो गया। जब घर में कोई पूछने वाला नहीं तो बाहर कौन पूछेगा। मैंने तुम्हें चेता दिया है, आगे तुम जानो तुम्हारा काम। यह कहकर रुक्मणी वहां से चली गई। वकील साहब सैर करके लौटे तो निर्मला ने तुरंत यह विषय छेड़ दिया। मासाराम से यह आजकल थोड़ी अंग्रेजी पढ़ती थी। उसके चले जाने पर फिर उसके पढ़ने का हरज न होगा। दूसरा कौन पढ़ाएगा। वकील साहब को अब तक यह बात मालूम न थी। निर्मला ने सोचा कि जब कुछ अभ्यास हो जाएगा तो वकील साहब को एक दिन अंग्रेजी में बातें करके चकित कर दूंगी। कुछ थोड़ा सा ज्ञान तो उसे अपने भाइयों से ही हो गया था। अब वह नियमित रूप से पढ़ रही थी। वकील साहब की छाती पर सांप लौट गया। तेवरियां बदल कर बोले, वो कब से पढ़ा रहा है तुम्हें? मुझसे तुमने कभी नहीं कहा। निर्मला ने उनका यह रूप देखकर केवल एक बार देखा, जब उन्होंने सियाराम को मारते मारते बेदम कर दिया था। वही रूप और भी विकराल बनकर आज उन्हें दिखाई दिया। सहमती हुई बोली, उनके पढ़ाने में तो कोई हरज नहीं होता। मैं तो उसी वक्त उनसे पढ़ती हूँ जब उन्हें फुर्सत रहती है। पूछ लेती हूँ कि तुम्हारा हरज होता है तो जाओ। बधुआ, वह खेलने जाने लगते हैं तो 10 मिनट के लिए रोक लेती हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि उनका नुकसान ना हो। बात कुछ न थी, मगर वकील साहब हताश से होकर चारपाई पर गिर पड़े और माथे पर हाथ रखकर चिंता में मग्न हो गए। उन्होंने जितना समझा था, बात उससे कहीं अधिक बढ़ गई थी। उन्हें अपने ऊपर क्रोध आया कि मैंने पहले क्यों न इस लौंडे को बाहर रखने का प्रबंध किया। आजकल जो यह महारानी इतनी खुश दिखाई देती हैं, इसका रहस्य अब समझ में आया। पहले कभी कमरा इतना सजा सजाया न रहता था। चनाब बनाव चुनाव भी न करती थी, पर अब देखता हूँ कि काया पलट सी हो गई है। जी में तो आया कि इसी वक्त चलकर मासाराम को निकाल दे, लेकिन प्रौढ़ बुद्धि ने समझाया कि इस अवसर पर क्रोध की जरूरत नहीं। कहीं इसने भाप लिया तो गजब ही हो जाएगा। हाँ, जरा इसके मनोभावों को टटोलना चाहिए। बोले, यह तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें 2-4 मिनट पढ़ाने में उसका हरज नहीं होता, लेकिन आवारा लड़का है। अपना काम करने का तो उसे बहाना तो मिल जाता है। कल अगर फेल हो गया तो साफ कह देगा, मैं तो दिन भर पढ़ाता रहता था। मैं तुम्हारे लिए कोई मिस नौकर रख दूंगा, कुछ ज़्यादा खर्च ना होगा। तुमने मुझसे कहा ही नहीं। यह तुम्हें भला क्या पढ़ाता होगा, 2-4 शब्द बताकर भाग जाता होगा। इस तरह तो तुम्हें कुछ भी ना आएगा। निर्मला ने तुरंत इस आक्षेप का खंडन किया। नहीं, यह बात तो नहीं। वह मुझे दिल लगाकर पढ़ाते हैं और उनकी शैली भी कुछ ऐसी है कि पढ़ने में मन लगता है। आप एक दिन जरा उनका समझाना देखिए। मैं तो समझती हूँ कि मिस इतने ध्यान से ना पढ़ाएंगी। मुंशी जी अपनी प्रश्न कुशलता पर मूछों पर ताव देते हुए बोले, एक दिन एक ही बार पढ़ाता है या कई बार? निर्मला जब भी इस प्रश्न का आशय न समझी, बोली, पहले तो शाम को ही पढ़ा देते थे, जब कई दिनों में एक बार आकर लिखना भी देख लेते थे। वह तो कहते हैं कि मैं अपने क्लास में सबसे अच्छा हूँ। अभी परीक्षा में इन्हीं को प्रथम स्थान मिलता है। फिर आप कैसे समझते हैं कि उनका पढ़ाने में जी नहीं लगता?
मैं इसलिए और भी कहती हूँ कि दीदी समझेंगी। इसी ने यह आग लगाई है। मुफ्त में मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। अभी जरा ही देर हुई है, धमका गई है। मुंशी जी ने दिल में कहा, खूब समझाता हूँ। तुम कल की छोकरी होकर मुझे चराने चली, दीदी का सहारा लेकर अपना मतलब पूरा करना चाहती हो। बोले, मैं नहीं समझाता। बोर्डिंग का नाम सुनकर क्या लौंडे की नानी मरती है और उसके होते हैं कि वह अपने दोस्तों में रहेंगे। यह उल्टे रो रहा है। अभी कुछ लोग पहले तक यह दिल लगाकर पढ़ता था। यह उसी मेहनत का नतीजा है कि अपने क्लास में सबसे अच्छा है। लेकिन इधर कुछ दिनों से इसे सैर सपाटे का चस्का पड़ गया है। अगर अभी से रोकथाम न की गई तो पीछे करते धरते ना बन पड़ेगा। तुम्हारे लिए मैं एक मिस रख दूंगा। दूसरे दिन मुंशी जी प्रातःकाल कपड़े लत्ते पहनकर बाहर निकले। दीवान खाने में कई मुवक्किल बैठे हुए थे। उनमें एक राजा साहब भी थे, जिनसे मुंशी जी का कई हजार सालाना मेहनताना मिलता था। मगर मुंशी जी उन्हें वहीं बैठे छोड़ 10 मिनट में आने का वादा करके बग्गी पर बैठकर स्कूल के हेडमास्टर के यहाँ जा पहुँचे। हेडमास्टर साहब बड़े सज्जन पुरुष थे। वकील साहब का बहुत आदर सत्कार किया, पर उनके यहाँ एक लड़के की भी जगह खाली न थी। सभी कमरे भरे हुए थे। इंस्पेक्टर साहब की कड़ी तगादी थी कि मुफलिस के लड़कों को जगह देकर जब शहर के लड़कों को दिया जाए। इसलिए यदि कोई जगह खाली भी हुई तो मासाराम को जगह न मिल सकेगी, क्योंकि कितने ही बाहरी लड़कों के प्रार्थना पत्र रखे हुए थे। मुंशी जी वकील थे। रात दिन ऐसे प्राणियों से सबका साबिका रहता था, जो लोभवश असंभव को संभव, असाध्य को साध्य बना सकते हैं। मुझसे शायद मुझे कुछ दे दिलाकर काम निकल जाए। दफ्तर क्लर्क से ढंग की कुछ बातचीत करनी चाहिए। पर उसने हंसकर कहा, मुंशी जी यह कचहरी नहीं, स्कूल है। हेडमास्टर के कानों में इसकी भनक भी पड़ गई तो जामे में बाहर हो जाएंगे और मासाराम को खड़े खड़े निकाल देंगे। संभव है अफसरों से शिकायत कर दें। बेचारे मुंशी जी अपना सा मुंह लेकर रह गए। 10 बजते बजते झुंझलाए हुए घर लौटे। मासाराम उसी वक्त घर से स्कूल जाने को निकला। मुंशी जी ने कठोर नेत्रों से उसे देखा, मानो वह उनका शत्रु हो, और घर में चले गए। इसके बाद 10-12 दिनों तक वकील साहब का यही नियम रहा कि कभी सुबह कभी शाम किसी न किसी स्कूल के हेडमास्टर से मिलते और मासाराम को बोर्डिंग हाउस में दाखिल कराने कल चेष्टा करते। पर किसी स्कूल में जगह न थी। सभी जगहों में कोरा जवाब मिल गया। अब दो ही उपाय थे। या तो मासाराम को अलग किराए के कमरे में रख दिया जाए या किसी दूसरे स्कूल में भर्ती करा दिया जाए। ये दोनों बातें असमान थी। मुफलिस्म के स्कूल में जगह अक्सर खाली रहती थी, लेकिन जब मुंशी जी का संकित हृदय कुछ शांत हो गया, उस दिन उन्होंने मासाराम को कभी घर से जाते न देखा। यहाँ तक कि अब वह खेलने भी न जाता था। स्कूल जाने के पहले और आने के बाद बराबर अपने कमरे में बैठा रहता। गर्मी के दिन थे। खुले हुए मैदान में भी देह से पसीने की धारें निकलती थी, लेकिन मासाराम अपने कमरे से बाहर न निकलता। उसका आत्माभिमान आवारापन के आक्षेप से मुक्त होने के लिए विकल हो रहा था। वह अपने आचरण से इस कलंक को मिटा देना चाहता था। एक दिन मुंशी जी भोजन कर रहे थे कि मासाराम भी नहाकर खाने आया। मुंशी जी ने इधर उसे महीनों से नंगे बदन न देखा था। आज उस पर निगाह पड़ी तो होश उड़ गए। हड्डियों का ढांचा सामने खड़ा था। मुख पर भी ब्रह्मचर्य का तेज था, पर देह धुलकर कांटा हो गई थी। पूछा, आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं क्या? इतने दुर्बल हो गए? दुर्बल क्यों हो? मासाराम ने धोती ओढ़कर कहा। तबीयत तो बिल्कुल अच्छी है मुंशी जी, फिर इतने दुर्बल क्यों हो? मासाराम, दुर्बल तो नहीं हूँ। मैं इससे ज्यादा मोटा कब था? मुंशी जी, वाह,
आधी देह भी नहीं रही और कहते हो मैं दुर्बल नहीं हूँ। क्यों दीदी, यह ऐसा ही था? रुक्मणी आंगन में खड़ी तुलसी को जल चढ़ा रही थी। बोली, दुबला क्यों होगा, अब तो उसकी अच्छी तरह लालन पालन हो रहा है। मैं गवारिन थी, लड़कों को खिलाना पिलाना नहीं जानती थी। खोमचा खिला खिला कर इनकी आदत बिगाड़ देती थी। अब तो एक पढ़ी लिखी गृहस्थी के कानों में चतुर और पान की तरह फेर रही है ना। दुबला तो उसका दुश्मन है। मुंशी जी, दीदी तुम बड़ा अन्याय करती हो। तुमसे किसने कहा कि लड़कों को बिगाड़ रही हो? जो काम दूसरों ने किए ना हो सके वह तुम्हें खुद करने चाहिए। यह नहीं कि घर में कोई नाता ना रखो। जो अभी खुद लड़की है वह लड़कों की क्या देख रेख करेगी? यह तुम्हारा काम है। रुक्मणी जब तक अपना समझती थी करती थी, अब तुमने गैर समझ लिया तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हारे गले से चिपटूं? पूछो, मैं कई दिन से दूध नहीं पिया। जाके कमरे में देख आओ। नाश्ते के लिए जो मिठाई भेजी गई थी वह पड़ी पड़ी सड़ रही है। मालकिन समझती हैं मैंने तो खाने का सामान रख दिया, कोई खाए तो क्या मुंह में डालूं क्या? तो भैया, इस तरह हुए लड़के पलते होंगे जिन्होंने कभी लाड़ प्यार का सुख नहीं देखा। तुम्हारे लड़के बराबर पान की तरह फेरे जाते हैं। जब अनाथों की तरह रहकर सुखी नहीं रह सकते, मैं तो बात साफ करती हूँ। बुरा मानकर ही क्या कर लेगा? उस पर सुनती हूँ कि लड़कों को स्कूल में रखने का प्रबंध कर रहे हो। बेचारे को घर में आने तक की मनाही है। मेरे पास आते भी डरता है, और फिर मेरे पास रखा ही क्या रहता है जो जाकर खिलाऊंगी। इतने में मासाराम 2 फुलके खाकर उठ खड़ा हुआ। मुंशी जी ने पूछा, क्या 2 ही फुलके तो लिए थे? अभी बैठे 1 मिनट से ज्यादा नहीं हुआ। तुमने खाया क्या? 2 फुलके ही तो लिए थे। मासाराम ने सकुचाते हुए कहा, दाल और तरकारी भी तो थी। ज्यादा खा जाता हूँ तो गला जलने लगता है, खट्टी डकारें आने लगती हैं। मुंशी जी भोजन करके उठे तो बहुत चिंतित थे। अगर ये ही दुबला हो गया तो उसे कोई भयंकर रोग पकड़ लेगा। उन्हें रुक्मणी पर इस समय बहुत क्रोध आ रहा था। उन्हें यही जलन है कि मैं घर की मालकिन नहीं हूँ। या नहीं समझती कि मुझे घर की मालकिन बनने का क्या अधिकार है? जिसे रुपया का हिसाब तक नहीं आता वह घर की स्वामिनी कैसे हो सकती है? बनी तो थी साल भर तक मालकिन, 1 पाई की बचत ना होती थी। इस आमदनी में रूपकला 200-250 रुपये बचा लेती है। इसके राज में वही आमदनी खर्च को भी पूरी ना पड़ती थी। कोई बात नहीं, लाड़ प्यार ने इन लड़कों को चौपट कर दिया है। इतने बड़े बड़े लड़कों को इसकी क्या जरूरत की? जब कोई खिलाए तो खाएं, नहीं तो खुद अपनी फिक्र करनी चाहिए। मुंशी जी दिन भर उसी उधेड़ बुन में पड़े रहे। 2-4 मित्रों से जिक्र किया, लेकिन लोगों ने कहा उसके खेल कूद में बाधा ना डालिए, अभी से उसे कैद ना कीजिए। खुली हवा में चरित्र के भ्रष्ट होने की उससे कम संभावना है। जितना बंद कमरे में कुसंगत से जरूर बचाइएगा, मगर यह नहीं कि उसे घर से निकलने ही न दीजिए। युवावस्था में एकांतवास शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। मुंशी जी को अब अपनी गलती मालूम हुई। वह लौट कर मासाराम के पास गए। वह भी स्कूल से आया था और बिना कपड़े उतारे एक किताब सामने खोलकर सामने खिड़की की ओर ताक रहा था। उसकी दृष्टि एक भिखारन पर लगी हुई थी जो अपने बालक को गोद में लिए भिक्षा मांग रही थी। बालक माता की गोद में बैठा ऐसा प्रसन्न था मानो वह राज सिंहासन पर बैठा हो। मासाराम उस बालक को देखकर रो पड़ा। यह बालक क्या मुझसे अधिक सुखी है? जो सुखी है इस अनंत विश्व में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे वह इस गोद के बदले पाकर प्रसन्न हो? ईश्वर भी ऐसी वस्तु की सृष्टि नहीं करते। ईश्वर ऐसे बालकों को जन्म ही क्यों देते हो जिसके भाग में मात्र वियोग का दुख भोगना पड़ा। आज मुझसा अभागा संसार में और कौन है? किसे मेरे खाने पीने की मरने जीने की सुध है? अगर मैं आज मर जाऊं तो किसके दिल की को चोट लगेगी? पिता को अब मुझे रुलाने में मजा आता है। वह मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते। मुझे घर से निकाल देने की तैयारी हो रही है। आह माता,
तुम्हारा लाडला बेटा आज आवारा कहाँ जा रहा है। वहीं पिताजी, इनके हाथ में तुमने हम तीनों भाइयों के हाथ पकड़ाए। मैं इस योग्य भी नहीं कि इस घर में रह सकूं। यह सोचते सोचते मासाराम अपार वेदना से फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की कहानी हम आप लोगों के सम्मुख अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।